नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी लोग शानदार जानदार और मज़ेदार होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उसकी क्लास 2 करने जा रहे हैं, जिसमें कि जो एडिशनल टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे न्यायालय से संबंधित, जैसे न्यायिक सक्रियता हुआ, न्यायिक पुनरावलोकन हुआ, पीआईएल हुआ, ग्राम न्यायालय हुआ। ठीक है, किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट जज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सिविल कोर्ट होते हैं, आपराधिक कोर्ट होते हैं, उनमें कौन बैठते हैं। या फिर इसके अलावा आजकल जो ट्रेंड आरपीएससी फॉलो कर रही है कि बेयर एक्ट से सीधे प्रश्न उठा कर दे रहे हैं, तो एक बार हम सारे के सारे आर्टिकल जो कि हमने पढ़ भी लिए हैं उनको एक बार बेयर एक्ट से भी मोटा मोटी देख लेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि बेयर एक्ट को भी किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में न्यायिक पुनरावलोकन पर जो है वो रोका था। न्यायिक पुनरावलोकन को अगर हम देखना चाहें तो हमें ये समझ में आता है कि न्यायिक पुनरावलोकन बेसिकली आपके, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। तो न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय के द्वारा इन चीज़ों को देखा जाता है कि कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश और विधायिका द्वारा बनाई गई विधियां अगर वो संविधान सम्मत नहीं है या संविधान का कहीं पे उल्लंघन कर रही है तो वो उनको शून्य व अकृत घोषित कर सके। यानी कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून और न्याय कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए आदेश अगर संविधान सम्मत नहीं है तो उसको शून्य घोषित करने के लिए जो अवलोकन करती है न्यायालय, उसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर परिभाषा भी लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधायिका द्वारा पारित अधिनियम और कार्यपालिका द्वारा जारी आदेशों की समीक्षा कर सकता है इसी न्यायिक पुनरावलोकन के तहत, और संविधान के अनुरूप न होने पर उसे शून्य व अकृत घोषित कर सकता है। इसी को हम न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल जो है रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू को और हम अगर देखना चाहें तो कौन कौन से अनुच्छेद में, वैसे सीधा डायरेक्टली इस तरीके का उल्लेख नहीं है, परंतु हमें इसके कुछ प्रमाण जो है आपके 13(2) में देखने को मिल जाएंगे कि विधि उसी मात्रा में शून्य होगी जिस मात्रा में वो संविधान का उल्लंघन कर रही है। 32 में हमको देखने को मिल जाएगा, 131, 132, 133, 134, 135 से लेकर 136, 226, 246 और 256 जो कि हाई कोर्ट से संबंधित आर्टिकल है, उनमें भी हमें न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम आगे अगर बात करना चाहे, इसकी 7वीं जो अन्य शक्तियाँ कुछ बताई हुई है, यहाँ पर कुछ शब्द जो है वो अव्यवहारिक लिखे हुए हैं, तो उनको देख लेंगे अपन। ठीक है, हाँ, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे कि अन्य शक्तियों में जैसे कि अनुच्छेद 137 में अपने निर्णय पर पुनरावलोकन के साथ साथ उपचारात्मक याचिका भी उसके तहत लगाई जा सकती। इस आर्टिकल को अपन और डिटेल में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, यानी कि 137 के तहत जो है न्यायिक पुनरावलोकन के साथ साथ उपचारात्मक याचिका, मतलब उसका जो है उस जो बीमारी है उसका इलाज के लिए भी याचिका लगाई जा सकती है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो अंतिम निर्णायक है वो भी होता है आपके उच्चतम न्यायालय। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको यूपीएससी में कोई भी अवैधानिक व्यवहार या आचरण करता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी यूपीएससी का सदस्य, तो उसकी जांच भी कौन करती है, आपके उच्चतम न्यायालय ही जांच करके राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है उसको मानने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, चलो इसके बाद में अगर हम कुछ चीज़ें जो है मेरे नोट्स में उल्लिखित थी तो उनको सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। जैसे कि सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं कि न्यायिक जो सक्रियता है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, वो क्या है। हालांकि इसको और हम देखेंगे, अभी पहले देख लेते हैं कि संविधान में जो वर्णित किया हुआ है जो है, ये संविधान में वर्णित नहीं है। सीधा डायरेक्टली जो है इसका संविधान में कहीं पर भी वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता है, परंतु कई सारे प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। बेसिकली न्यायिक सक्रियता होती क्या है कि जब न्यायालय किसी सार्वजनिक मामले पर सुनवाई स्वयं आगे बढ़कर करे, जिसका आधार समाचार पत्रों की सूचना हो सकती है, लेख हो सकते हैं, पोस्टकार्ड हो सकते हैं आदि के आधार पर जब न्यायालय खुद से ही किसी मामले की सुनवाई करते हैं, किसी मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हैं, तो उसको हम जो है क्या कहते हैं, न्यायिक सक्रियता कहते हैं। और इस न्यायिक सक्रियता की कई बार आलोचना भी की जाती है, और आलोचना इस प्रकार की जाती है कि ये जो है वो सीधा सीधा शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन है कि भैया अगर न्यायालय के क्षेत्र में वो कार्य नहीं है, वो अगर कार्यपालिका का है या विधायिका का है, तो न्यायालय वहां पर क्यों हस्तक्षेप कर रही है। पहली बात, इसको कई बार शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन के रूप में देखा जाता है कि दूसरे अंगों के कार्य क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप इससे होता है। दूसरी आलोचना ऐसी की जाती है कि ये न्यायालय के आक्रामक रवैये को जो है वो प्रकट करता है। तीसरी, ये पहले से ही न्यायालय के पास में पहले से ही बहुत सारे काम हैं, परंतु फिर भी न्यायालय अनावश्यक रूप से अपने जो है झमेले वो बढ़ाने का प्रयास करती है।
हालांकि ये जो लिखा हुआ है मैंने मेंस के पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है, बट कई बार पीटी में भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, तो हमें इसको भी कवर करते हुए चलना है। ठीक है, अति सक्रियता जो है वो अनावश्यक टिप्पणियां यहाँ पर जो है कई बार जजों के द्वारा प्रसिद्धि पाने के लिए भी ऐसा स्टंट लिया जाता है, तो ये भी एक न्यायिक सक्रियता जो है उसका आलोचना में कहा जाता है। कुछ आलोचकों ने इसको तीसरे सदन की संज्ञा भी दे दी कि भैया जिस प्रकार से दोनों सदन है उसी प्रकार से ये एक तीसरा सदन के रूप में जो है वो हमारे सामने प्रकट होता है न्यायिक सक्रियता के रूप में न्यायालय। ठीक है, इसके बाद में न्यायिक अतिक्रमण जो होता है, ठीक है, जुडिशियल ओवररीच क्या होता है? जो जुडिशियल ओवररीच बेसिकली होता है कि न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करना, जैसे कि सबरीमाला मंदिर का जो निर्णय था, या दिल्ली प्रदूषण पर न्यायपालिका के जो निर्देश है, या 99वें संविधान संशोधन को अवैध घोषित करना, तो वो सारे के सारे विधायिका या कार्यपालिका के कार्य थे, और वहां पर अगर न्यायालय ने निर्णय लिए हैं तो वो कई बार ऐसा जो है न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण के रूप में देखा जाता है। ओवररीच यहाँ पर जो है हमको दिखाई देती है। ठीक है, न्यायिक अतिक्रमण भी हमें समझ में आ गया। न्यायालय में स्वतः प्रसंज्ञान जो है, सुमोटो एक्शन ऑफ द जुडिशरी क्या होता है? यह उच्च तथा उच्चतम न्यायालय की विशेष शक्ति है, जिसके तहत न्यायालय किसी मामले में गंभीरता व तत्काल कानूनी हस्तक्षेप की आवश्यकता देखते हुए स्वतः संज्ञान लेता है। न्यायिक सक्रियता के तहत भी कई बार जो है न्यायालय स्वतः संज्ञान लेता है, किसी भी मामले की गंभीरता को देखते हुए या फिर उसकी जो है सार्वजनिक महत्व को देते हुए स्वतः संज्ञान लेता है, सुमोटो एक्शन लेके फिर निर्णय देता है। ठीक है, अगर हम पीआईएल को देखना चाहें तो पीआईएल के जो जनक है वो पीएन भगवती है। ठीक है, पीएन भगवती, इसको न्यायालय का हस्तांतरणवाद भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जनहित याचिका वह प्रक्रिया है जिसके तहत गरीब, पिछड़े और असहाय वर्ग के जो लोग हैं वे अपने अधिकारों के लिए न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते, तो किसी जनप्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा उनके अधिकारों के लिए न्यायालय के समक्ष रखा जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में या फिर किसी गरीब पिछड़े तबके के पक्ष में, एलजीबीटीक्यू या कोई भी पिछड़ा हुआ पक्ष है उसके पक्ष में, क्योंकि वो वर्ग इतना हुआ दबा कुचला है कि वो न्यायालय तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए किसी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा, एनजीओ के द्वारा अगर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की जाती है तो वो वहां पर निर्णय जो दिया जाता है वो पीआईएल याचिका के तहत दिया जाता है, और ऐसा सबसे पहले करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो पीएन भगवती है। ठीक है, वीआर कृष्णा भी इसी से संबंधित है, वो जो है पीएन भगवती और वीआर कृष्णा को जो है पीआईएल का जनक भी कहा जाता है। अब अगला वाला जो है वो है मास्टर ऑफ द रोस्टर। मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या होता है? सरल शब्दों में आशय है कि प्रशासनिक पक्ष का प्रमुख है, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में उसका मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक पक्ष का नेतृत्व करता है और विभिन्न न्यायाधीशों के समक्ष मामलों को आवंटित करता है कि कौन सा न्यायाधीश किस मामले की सुनवाई करेगा या कौन सी बेंच में कौन सा मामला जाएगा। इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर। मास्टर ऑफ द रोस्टर कौन होता है? तो मुख्य न्यायाधीश ही यह निर्णय करता है कि किस न्यायाधीश के समक्ष कौन सा मामला जाएगा। ठीक है, ये मास्टर ऑफ द रोस्टर, और ये हमें ये समझ में आती है। अब हम वापस बैक टू द पहले एक बार इसको देख लेते हैं कि लोक अदालत क्या है। तो लोक अदालत भी जो है वो सर्वप्रथम पीएन भगवती जो है उनके द्वारा 1985 में इसकी स्थापना की गई थी, और 1987 में लीगल सर्विस एक्ट अथॉरिटी को कानूनी दर्जा जो है वो दिया गया था। ठीक है, नालसा के तहत, है ना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उसको कानूनी दर्जा दिया गया था। कब? 1987 में। ठीक है, पहला तो प्रश्न यही हो गया। 80 लीगल सर्विस अथॉरिटी, हाईकोर्ट, राज्य सरकार लोक अदालतों की स्थापना कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी की, हाईकोर्ट के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी लोक अदालतों की स्थापना की जा सकती है। यहां पर क्या सुनवाई होती है? तो इसका उद्देश्य है कि लंबित पड़े हुए जितने भी मामले हैं उनको निपटाया जाए। पहली बात, दोनों पक्षों की सहमति पर ही लोक अदालत में कोई भी मुकदमा लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई पक्ष इससे सहमत नहीं है और फिर भी लोक अदालत में ले लिया गया है, नहीं, दोनों ही पक्ष इससे सहमत होते हैं तभी ही वो लोक अदालत में लिया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, इसमें वकील की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए अनावश्यक खर्चे भी नहीं होते। तीसरी बात, इसमें जो शुल्क ली जाती है और स्टाम्प लगते हैं उसकी भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये सातवीं बात लिखी हुई कि इसमें दोनों पक्षों में समझौता करवाया जाता है, और इसकी एक खासियत यह है कि इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील कहीं पर भी नहीं की जाती। किसमें? लोक अदालत। तो लोक अदालत पीएन भगवती ने 1985 के अंदर, 1987 में नालसा
के तहत स्टैब्लिश की है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार लोक अदालतों की स्थापना कर सकती है। दोनों ही पक्ष जब सहमत होते हैं तभी लोक अदालत में मामला लाया जाता है, और इसमें न तो वकील लगता है, न ही स्टाम्प और कोई शुल्क लगता है। परंतु अगर दोनों ही पक्षों की सहमति के बाद में लोक अदालत में कोई मामला सुनकर अगर लोक अदालत कोई निर्णय देती है तो दोनों ही पक्ष उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य है, पहली बात, और उस निर्णय के विरुद्ध कहीं पर अपील भी नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों ही पक्ष को मैंने समझौता करवाया जाता है और इस निर्णय के विरुद्ध कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। ये लोक अदालत की खासियत है, और इसका उद्देश्य क्या था कि जितने भी लंबित पड़े हुए मामले हैं उनको निपटाया जाए। ठीक है, अब प्ले बार्गेनिंग जो है इसको देख लेते हैं कि ये एक अमेरिकी अवधारणा है जिसमें न्यायालय के बाहर दोनों पक्षों के बीच में समझौता करवाया जाता है। ठीक, 2005 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन करके इसको शामिल किया गया था, लेकिन निम्न मामलों में प्ले बार्गेनिंग नहीं होती, जैसे कि किसी को 7 वर्ष से अधिक की सजा किसी जुर्म के लिए हुई हो और न्यायालय के बाद बाहर जो है उसका समझौता करवाने के लिए प्ले बार्गेनिंग जो है वो लगाई गई हो। ठीक है, दोनों देशों के दोनों के सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं। ठीक है, अच्छा, जो मामले देश के सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं उन मामलों में भी प्ले बार्गेनिंग नहीं की जा सकती, और महिलाओं के विरुद्ध अगर कोई यौन शोषण, बलात्कार ऐसा कोई मामला होता है तो वहाँ पर भी ये नहीं होता, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ में अगर कोई अपराध किया गया है, पोक्सो का मामला लगाया हुआ है, तो भी ये प्ले बार्गेनिंग जो है वो नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, इसके बाद में जो है एक ग्राम न्यायालय की, और ये जो है हमारे वहाँ पर जो अधीनस्थ न्यायालय की जो संरचना होती है जिसमें क्रिमिनल केस और जो आपके सिविल केस सुने जाते हैं, उसमें किस प्रकार से अधीनस्थ से उच्चस्थ जज होते हैं। तो सबसे पहले जो 3 साल की सजा सुनाते हैं, देखो आपको पता होगा क्रिमिनल केस कौन से होते हैं, सिविल केस कौन से होते हैं। तो सिविल केस तो वो होते हैं जो कि जायदाद हस्तांतरण जो है ना, जमीन विवाद से संबंधित होते हैं। ठीक है, और विवाह तलाक से संबंधित होते हैं, वो होते हैं सिविल मामले। क्रिमिनल मामले जिसके अंदर जो है सजा का प्रावधान होता है, जिसके अंदर जो है लड़ाई झगड़ा, ठीक है, मृत्यु, मतलब किसी की हत्या हमने कर दी है, बलात्कार, ये तमाम सारे जो क्रिमिनल केस होते हैं वो क्रिमिनल मामले होते हैं। ठीक, क्रिमिनल मामलों में जो सबसे छोटा जज होता है उसको बोलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट में होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहाँ पर बैठता है। ठीक, और ये 3 साल तक की सजा वाले मामलों को सुनता है। ठीक है, इसके ठीक ऊपर जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, जहां पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठता है और ये 7 वर्ष तक की सजा दे सकता है। ठीक है, इसके ऊपर सेशन कोर्ट होता है, और सेशन कोर्ट में जो है आपके सेशन कोर्ट में सेशन जज बैठता है। ठीक है, ये हो गई आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब जब हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट में पहले तो सिंगल बेंच होगी और फिर हाई कोर्ट में डबल बेंच होगी। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट की बात है, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरीके से होता है। तो ये तो हो गई आपकी क्रिमिनल केस वाली बात। अब बात करते हैं अपन सिविल केस वाली बात। तो सिविल केस में जितने भी जमीन विवाद होते हैं तो वो बातें होती है, तो यहाँ पर होती है मुंसिफ कोर्ट। कौन सी होती है? मुंसिफ कोर्ट होती है, जहाँ पर मुंसिफ बैठता है, वो निर्णय देता है। फिर उसके ऊपर होते हैं सबॉर्डिनेट जज कोर्ट, जहां पर सबॉर्डिनेट जज बैठता है। ठीक, फिर उसके ऊपर होती है डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, जहां पर डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है। फिर उसके ऊपर वही हाई कोर्ट में सिंगल बेंच और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सिंगल बेंच और हाई कोर्ट में डबल बेंच होती है। ठीक है, ये इनकी हायरार्की है, ये हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कभी प्रश्न बना ले तो हमें पता होना चाहिए कि जो सिविल केस होती है उसमें सबसे छोटा जो न्यायाधीश होता है, सबसे सबॉर्डिनेट जो न्यायाधीश होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको मुंसिफ कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर कौन होता है? तो यहाँ पर होता है आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, सेशन कोर्ट क्या होता है तो वो भी हमें पता चल गया है कि क्रिमिनल केस के अंदर सेशन कोर्ट होता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं ग्राम न्यायालय की। तो ग्राम न्यायालय क्या होते हैं? ग्राम न्यायालय जो है वो 2008 के अंदर अधिनियम इससे पास हुआ था और 2009 में इसकी स्थापना की गई है, पहली बात। दूसरी बात, ये भ्रमणशील अदालतें होती है जो कि ग्राम पंचायत में जाकर सुनवाई करती है। भ्रमणशील अदालतें होती है जो कि गांव-गांव में जाकर सुनवाई करती है और मामलों का निपटान करती है। हाईकोर्ट की अनुमति से राज्य सरकार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जो है उसकी यहाँ पर नियुक्ति करता है। ठीक है, हाईकोर्ट की अनुमति से राज्य सरकार जो है वो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की नियुक्ति यहाँ पर करता है ग्राम न्यायालय में। ठीक, दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के मुकदमों की सुनवाई ये कर सकता है, और इसके खिलाफ अगर अपील हमें करनी हो तो 1 माह के अंदर इसके खिलाफ अपील भी की जा सकती है। ठीक, ये तो हो गई आपकी ग्राम न्यायालय की बात। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ चीजें और भी है। ठीक है, तो एक सबसे पहले तो हम प्रशासनिक अधिकरण क्या होता है यही देख लेते हैं। तो न्यायपालिका के कार्यों की अधिकता को देखते हुए न्याय संबंधी कार्यों में हस्तांतरण कार्यपालिका को करती है और प्रशासनिक अधिकरणों का जन्म होता है। मतलब न्यायालय जब, क्योंकि उसके पास में बहुत सारे मामले होते हैं तो उन मामलों को देखने के लिए कई बार क्या होता है कि न्यायालय अपने कार्य प्रशासनिक जो प्रशासन है उसको सौंप देती है, और ऐसे जो प्रशासन
को सौंपे गए मामले होते हैं जिनकी सुनवाई जिस निकाय के द्वारा की जाती है उसको प्रशासनिक न्यायाधिकरण या प्रशासनिक अधिकरण कहते हैं। ठीक, और ये जो प्रशासनिक अधिकरण है वो होते हैं ट्राई और इडा। ठीक है, जिसको जो है हम क्वाजी जुडिशियल बॉडी भी कह सकते हैं। ठीक है, आपके इंश्योरेंस के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है वो इरडा और ट्राई, तो वो जो है वो आपके प्रशासनिक अधिकरण की गिनती में आती है। प्रशासनिक अधिकरण का फैसला सुनाते हैं, उसके विरुद्ध सामान्य अदालत में अपील की जा सकती है और उस अपील को वैधानिक अपील भी कहते हैं। ठीक है, उनके फैसलों के खिलाफ भी अपील हम कर सकते हैं। ठीक, अब हम जो है एक पूर्ण न्याय पढ़ लेते हैं। पूर्ण न्याय जो है आपके अनुच्छेद 142 में उल्लिखित है, और 142 में जो पूर्ण न्याय उल्लिखित है वहां पर क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने निर्णयों को लागू करवाने के लिए कोई भी आदेश दे सकता है और इसके लिए कार्यपालिका और विधायकों की शक्तियों का भी अतिक्रमण कर सकता है। इसी को हम जो है पूर्ण न्याय कहते हैं और इसी से जो है आपकी जुडिशियल एक्टिविज्म जो है उसको प्रोत्साहन मिला है। हालांकि पूर्ण न्याय जो है वो वाला आर्टिकल हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किसी भी मामले में न्याय को पूर्ण रूप से बहाल करने के लिए न्यायालय कोई भी निर्णय दे सकती है ताकि वो न्याय की जो अवधारणा है वो स्टेब्लिश हो पाए। ठीक, ये पूर्ण न्याय की अवधारणा हमें समझ में आ गई है। अब हम सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं ये दोनों जो स्लाइड थी यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें छूट गई है वो, फिर इसके बाद में जो है हम पढ़ेंगे आपके जितने भी अधिनियम बेयर एक्ट में दिए, सॉरी जितने भी आर्टिकल बेयर एक्ट में दिए हुए उनको। ठीक है, तो देखो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ओवरफिशियंस, मिसफिशियंस और मालफिशियंस। ये क्या होता है? तो ओवरफिशियंस उसको कहते हैं जब कोई भी जो न्यायालय है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करती है, कोई भी प्रशासक अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर करता है। जब प्रशासक अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करता है तो उसको बोलते हैं ओवरफिशियंस। ठीक है, और फिर उसको न्यायालय कंट्रोल करती है। मिसफिशियंस वो होता है कि अधिकार की भ्रांति जहां पर होती है, जैसे कि जब प्रशासक कानून की ही गलत व्याख्या कर देता है तो उसको जो है हम मिसफिशियंस कहते हैं। मालफिशियंस क्या होता है? तो जब अधिकार की दुरुपयोग की बात की जाती है, जब मतलब प्रशासक के द्वारा बदले की भावना से कोई काम किया जाता है तो वो जो है आपके मालफिशियंस है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में नहीं आता, इसे ही लिखा हुआ था तो मैंने आपको बता दिया। अब न्यायिक नियंत्रण जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, ये सारा का सारा मेंस का कंटेंट है, हमारे काम का नहीं है। फिर भी हम मोटा मोटी देख सकते हैं कि कौन कौन से साधन है जिससे कि न्यायपालिका प्रशासन पर नियंत्रण करती है। न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा, वैधानिक अपील की जा सकती है, सरकार के विरुद्ध अभियोग लाया जा सकता है, अनुच्छेद 300 के तहत PIL याचिका दायर की जा सकती है, सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग लाया जा सकता है, रिट याचिका दायर की जा सकती है 32 और 226 के तहत, और रिट के प्रकार अब हमें पढ़े ही हैं और न्यायिक सक्रियता भी अभी हमने पढ़ाई है कि जब न्यायालय किसी सार्वजनिक मामले में सुनवाई के लिए स्वयं आगे बढ़कर कोई भी जो है समाचार पत्र और सूचना लेख, पोस्ट कार्ड इनका सहारा लेते हुए कोई डिसीजन दे तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा काम की नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, परंतु जो काम की चीज़ है वो ये है कि न्यायिक सक्रियता हमें चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है। ठीक है, हालांकि चीज़ें वहाँ पर हमने पढ़ ली थी, एक बार फिर से देखना चाहें अगर हम, तो लोक कल्याणकारी राज्य में सार्वजनिक हित न्यायपालिका अपना अधिकार क्षेत्र को विकसित कर कार्यपालिका व विधायिका उनके कार्यों पर बढ़ती हुई लापरवाही का बोध करवाए। तो देखो, लोक कल्याणकारी राज्य में अगर न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाते हुए सार्वजनिक हित में न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र को विकसित करते हुए कार्यपालिका और विधायिका को जो उसके कार्य है उसमें बढ़ती हुई लापरवाही से अवगत करवाए, ठीक है, बोध करवाए, और उसमें जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से इतर विधि की उचित प्रक्रिया का बोध होता है। इसमें एक प्रमुख बात क्या है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कौन सी होती है? संसद ने जो लॉ बना दिया वही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ठीक है, कार्यपालिका ने जो आदेश जारी कर दिया वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत किया है तो वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। कि इतर विधि की उचित प्रक्रिया का बोध होता है कि भैया विधि जो खुद है वो भी उचित है या नहीं है, इस बात का बोध होता है। इसका कारण क्या था? तो कारण कई सारे हैं, जैसे कि सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक दृष्टि से संवेदनशील मुद्दों पर कार्यपालिका को टालना, संसद का पंगु होना, ठीक है, भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता के चलते सही आंकड़ों को सरकार छिपाती रहती है, अतः न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है, गरीब और असहाय शोषित अपनी व्यथाओं को दूर करने हेतु भी इसका सहारा लेते हैं। नई आर्थिक नीतियों से जो है वो PIL में वृद्धि हुई है कि किस प्रकार से पर्यावरण का और जो है समावेशिता का उल्लंघन हुआ है।
ठीक है। इसकी आवश्यकता भी क्या है कि संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। कार्यपालिका जब विधि के शासन के अनुरूप कदम न उठाए तो भी इसके लिए जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी है। ठीक है। उपचार से बचाव बेहतर है। ठीक है, कि इससे पहले कि कोई गलत कार्य किया जाए उससे पहले ही उस पर बचाव क्यों नहीं कर लिया जाए। ठीक है। न्याय के साथ जनहित की रक्षा होती है। ठीक है। इसका उदय जो है वो गोलकनाथ मामले में हमको दिखाई देता है और बल दिया जाता है केशवानंद मामले के अंदर जो है विधि के शासन की स्थापना की बात जब की गई थी तो वो वहाँ पर की बात है। सामाजिक न्याय की स्थापना यहाँ पर होती है और आलोचना भी यहाँ पर की हुई है जो अपने पहले भी अभी देखी है। ठीक है। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक दुस्साहस में ना बदले। ठीक है, इसकी सीमा तय होनी चाहिए। ठीक है। और जो मोंटेस्क्यू की शक्ति पृथक्करण की जो अवधारणा है वो भी जो है तय होनी चाहिए। न्यायिक सक्रियता न्यायिक निरंकुशता में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। ये भी निष्कर्ष यहाँ पर दिया हुआ है। ये तो हो गई हमारे काम की बातें। ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको चीज़ें पढ़नी है तो यहाँ पर लिखी हुई है, आराम से आप देख सकते हो कि कौन कौन से उपाय और सुझाव दिए हुए हैं। अब हम जो है वो अगली काम की बात यानी कि हमारे जो आर्टिकल दिए हुए हैं उनको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि पीपीटी में तो सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है। तो आर्टिकल में अगर हम देखना चाहें तो ये क्लास थोड़ी सी फिर अगेन लंबी हो सकती है क्योंकि बेयर एक्ट जब भी हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से चीज़ें दी हुई होती है। ये आपकी सेल्फ स्टडी का किस तरीके से करनी है आपको उसके बारे में बताया हुआ है। परंतु एक बार पहले भी मैंने अनुसूचियों के वाली क्लास के अंदर जो है आपको बेयर एक्ट किस तरीके से पढ़ा जाए वो बताया है। और आज अगेन सुप्रीम कोर्ट वाले जो क्लास है इसके अंदर मैं आपको बेयर एक्ट के बारे में थोड़ा अच्छा से समझाऊंगा कि बेयर एक्ट किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि आरपीएससी में जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं वो सीधे बेयर एक्ट की लैंग्वेज को उठा रहे हैं। तो जब तक आप ऐसी लैंग्वेज को पढ़ेंगे नहीं तो फिर एग्जाम में आपको जो है क्वेश्चन आपके ऊपर से निकलेंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि इस लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। तो इसीलिए उसी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमें बेयर एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि हम सुप्रीम कोर्ट हम पढ़ने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो अनुच्छेद 124 है उसको अगर हम देखना चाहें तो अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में चीजें यहां पर लिखी हुई है। स्थापना और गठन के अंदर अगर हम देखें तो संसद विधि द्वारा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो कि भारत का मुख्य न्यायमूर्ति और संसद के द्वारा जो संख्या निर्धारित की जाएगी जो कि पहले 7 हुआ करती थी फिर समय के साथ में बढ़ गई है, चूंकि हमने पहले भी पढ़ लिया था, उसके द्वारा तय किया जाएगा। अनुच्छेद 124 में एक भाग 124 के एक के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है। 124(2) की जब हम बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 124 का अब अनुच्छेद 124 के नीचे लिखा हुआ है कि जो है न्यायाधीश कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपने मतलब है ना हस्ताक्षर लेख के साथ में जो है क्या दे सकता है, पद त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है दूसरी चीज अगर हम देखना चाहें तो 124 के अधीन रहते हुए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है। 2015-16 के अंदर ये कानून लाया गया था। हालांकि फिर न्यायालय ने जो है उसको निरस्त कर दिया था तो उसको छोड़ दे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है अपनी जो है आपके हाँ राष्ट्रपति करता है। और किसके द्वारा करता है? अपनी हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा जो है इसकी नियुक्ति करता है। और इनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु होगी वो कितनी होगी? 65 वर्ष होगी। ठीक। आगे अगर हम देखें तो क में पदत्याग के बारे में बताया हुआ है और ख में जो है पदत्याग की रीति के बारे में बताया हुआ है। ठीक है। ठीक है। अब जब बेयर एक्ट को हम देखते हैं तो बेयर एक्ट में कुछ चीजें जो है हमें जब नीचे देखने को मिलता है तो कई सारी चीजें हमारी क्लियर होती है कि यहां पर किस प्रकार से संविधान का 99वां अधिनियम किस प्रकार से 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के बारे में यहां पर बताया हुआ है। किस यहां पर केस का नाम लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड अन्य बनाम भारत संघ AIR 2016 के तहत इस मामले को क्या कर दिया गया था? निरस्त किया गया था। अब ये जो चीज है वो आपको केवल बेयर एक्ट में देखने को मिलेगी, ये आपको मटेरियल जो है वहां पर देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए क्या है कि हमें
जो है इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए कि ताकि हमें इस प्रकार से जो फैक्ट है वो पता चल सके जो कि कन्वेंशनल मटेरियल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, पहली बात। ठीक, हाँ, ये भी कुछ चीज़ें और दी हुई है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब ये 124 2 क में क्या लिखा हुआ है कि आयु ऐसे प्राधिकारियों द्वारा ऐसी रीति द्वारा अवधारित की जाएगी जो कि संसद जो है वो विधि द्वारा विहित करेगी। न्यायाधीशों की आयु जो है वो किस प्रकार से की जाएगी, ठीक है। इनकी नियुक्ति भी तभी अर्हित होगी जबकि वो भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। और जो भी 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा होगा, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा होगा, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता होगा। ये तमाम सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। तो जिस चीज़ें पढ़ी हुई है वो यहाँ पर हाईलाइट नहीं की हुई है। जिन चीज़ों को या तो हमें पढ़ी नहीं है या फिर इंपॉर्टेंट है उन्हीं को यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। जैसे कि 124 के 4 में 3 में ये लिखा हुआ था कि कौन कौन सी अर्हता है 124 3 में। 124 4 में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 124 4 में? 124 4 में ये लिखा हुआ है कि पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि साबित कदाचार व असमर्थता के आधार पर उस पे जो है 2/3 बहुमत वाली बात, जो महाभियोग वाली बात है, वो कहां पर उल्लिखित है? 124 4 में। 124 5 में क्या उल्लिखित है? संसद के खंड 4 के अधीन रहते हुए अन्वेषण और साबित प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमित कर सकेगी। ये जो प्रक्रिया है, ये जो 124 4 वाली जो प्रक्रिया है वो विधि द्वारा विनियमित कर सकेगी संसद। वो आपके कहां पर उल्लिखित है? वो 124 5 में उल्लिखित है, ठीक है। अब इसके बाद में 124 6 में क्या लिखा हुआ है? 124 6 में ये लिखा हुआ है कि पहले राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति को तीसरी अनुसूची के तहत शपथ दिलाया जाएगी। 124 6 के अंदर शपथ का वर्णन है। 124 7 में किसका वर्णन है? किसी न्यायालय में अभिवचन वह कार्य नहीं करेगा, कोई भी जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो जो है कोई दूसरा काम नहीं करेगा। ये 124 7 तक की चीज़ें हैं। तो इसको हम जो है एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। सीक्वेंस हम खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। किसमें शपथ वर्णित है, किसमें महाभियोग की प्रक्रिया वर्णित है, किसमें महाभियोग पर संसद कानून बना सकती है, इसकी चीज़ का वर्णन है, ठीक है। तो वो तमाम सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। 124 का जो था वो न्यायिक नियुक्ति एनजेएसी जो है, नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट है, उससे संबंधित था और उसको निरस्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन द रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड अन्य बनाम भारत संघ AIR 2016 के तहत इस मामले में जो है वो एनजेएसी की नियुक्ति को जो क्या कर दिया था? निरस्त कर दिया था, ठीक। अब हाँ, यहां पर जो है एनजेएसी के बारे में बताया हुआ है कि एनजेएसी में क्या क्या प्रावधान था। कि एक जो है इसमें मुख्य न्यायाधीश होगा। भाई एनजेएसी किस लिए? कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, कौन कौन से न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे फ्यूचर में और उनका स्थानांतरण कैसे होगा, तो वो एनजेएसी का काम था। हालांकि ये एनजेएसी जो है वो न्यायालय के द्वारा क्या कर दिया गया था, उसको शून्य वैकृत घोषित करते हुए समाप्त कर दिया गया था। परंतु उसमें उल्लेख ये था, जो कि हमारे बेयर एक्ट में भी लिखा हुआ है, कि एक मुख्य न्यायाधीश जो मुख्य न्यायमूर्ति होगा, ठीक, जो कि क्या होगा? इसका अध्यक्ष होगा, पहली बात। दूसरा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ठीक 2 नीचे जो न्यायाधीश होंगे, जो ज्येष्ठ न्यायाधीश होंगे 2, वो 2 पदेन सदस्य होंगे, ठीक। इसके अलावा जो भी विधि मंत्री होगा, विधि और न्याय मंत्री होगा, वो भी इसका पदेन सदस्य होगा। और इसके अतिरिक्त भी 2 विख्यात सदस्य इसके होंगे जो कि प्रधानमंत्री, न्यायमूर्ति और विपक्ष का जो नेता है उनके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ठीक। उनके द्वारा बनी हुई समिति मिलकर उनका नाम निर्दिष्ट करेगी। परंतु विख्यात व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो है या तो अनुसूचित जाति का होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति का, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग, या फिर स्त्री, इन में से होना चाहिए। परंतु यह विख्यात व्यक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा और पुनः निर्देश मतलब है ना, वापस से नाम निर्दिष्ट होने के लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है। ये तमाम सारी बातें कहाँ पर कही हुई है? ये आपके जो नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट जो था उसके तहत जो है, जो एनजेएसी बनना था उसके ये प्रावधान है। और आयोग के कृत्य क्या होंगे? तो कृत्य वही होंगे कि भैया कौन से न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए, कौन से न्यायाधीश का कहाँ पर जो है वो स्थानांतरण किया जाए, ठीक है। और भी जो सत्यनिष्ठ और जो है उनकी सिफारिश यहाँ पर की जाएगी, तो वो तमाम सारे कार्य कौन करेगी? वो एनजेएसी करेगी। ये 124 ख में उल्लेखित था। और 124 ग की अगर हम बात करें, क्योंकि 124 क और ख तो जो है वो आपके क्या हो गया है? वो एक तरीके से निरस्त हो गया है, ठीक।
124 घ की अगर हम बात करें तो विधि बनाने की संसद की शक्ति जो है वो यहाँ पर उल्लेखित है। विधि बनाने की संघ की जो शक्ति है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि संसद विधि द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को विनियमित कर सकेगी, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, 124 ख और ग जो है वो आपके जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे और उनको हटा भी दिया गया है। ये वाली बात हो गई 124 वाली। अब 125 वाली बात को हम पढ़ लेते हैं कि 125 में क्या लिखा हुआ है। 125 में न्यायाधीशों के वेतन के बारे में लिखा हुआ है, जो कि संसद विधि द्वारा सुनिश्चित करेगी और जो कि दूसरी अनुसूची के अंदर जो है वो वेतन वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ चलो। और प्रत्येक न्यायाधीश जो है वो ऐसे विशेषाधिकार और भत्तों और अनुपस्थिति, छुट्टियों और पेंशन का जो है अधिकार होगा, जो कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार होगा। ठीक है, जो कि दूसरी अनुसूची में दिए गए विशेषाधिकार, भत्तों और अधिकारों के अनुरूप होगा। ठीक है, इसके बाद में हम अगर 125 में एक और लिखा हुआ है कि नियुक्ति के पश्चात उसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रावधान था, जो कि 125 में लिखा हुआ है। 126 को अगर हम देखना चाहें तो 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो है उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो है वो यहाँ पर की जाएगी। और कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति कौन होते हैं? तो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति वो होते हैं कि जब मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं होता है या उसके पद रिक्त होता है, तब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति ऐसी नियुक्ति करेगा। इस नियुक्ति को कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 127 में तदर्थ न्यायाधीश की बात की गई है। ये तमाम सारी बातें हमने पहले पढ़ ली है, परंतु हमें बेयर एक्ट में देखना है, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। तदर्थ न्यायाधीश जो है, अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। और इसके लिए जो है वो किस किस से अनुमति ली जाती है कि अगर न्यायाधीशों की गणपूर्ति जो है वो प्राप्त नहीं हो रही हो, तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जो है वो ऐसे व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं तदर्थ न्यायाधीश के रूप में, ताकि वो संसद के जो आपके उच्चतम न्यायालय है उसका कोरम को पूरा कर सके। ठीक, इसके बाद में अनुच्छेद 128, ये 127 की बात है तदर्थ न्यायाधीश। अब अनुच्छेद 128 जो है वो उच्चतम न्यायालय के बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में बात की गई है कि अगर बैठकों में जो है जरूरत पड़ती है तो उस न्यायाधीश की जो कि सेवानिवृत्त हो चुका है उसकी पूर्व सहमति से उसको उच्चतम न्यायालय में काम करने के लिए बुलाया जा सकता है। और इसमें राष्ट्रपति की भी पूर्व सहमति लगेगी और उसी व्यक्ति की भी पूर्व सहमति लगेगी जो कि सेवानिवृत्त हो चुका है। ठीक, और ऐसे बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो कि राष्ट्रपति आदेश जारी करे या अवधारित करे, और सभी अधिकारिता व शक्तियां व विशेषाधिकार होंगे, किंतु अन्यथा उस न्यायालय के न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा, उसके अलावा जो है उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। अब यहाँ पर चीज़ें डायरेक्ट पढ़ने से ये हमें फ़ायदा मिलता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसको ऐसा नहीं है कि उस पद पर बैठने के दौरान जो भी अन्य न्यायाधीशों को जो वेतन भत्ते व विशेषाधिकार मिल रहे हैं वो मिलेंगे, नहीं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा जो अवधारित करेगा वो तमाम सारी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार उसे प्राप्त होंगे, वो तमाम सारे वेतन भत्ते उसे प्राप्त होंगे। कौन? जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में बैठने जा रहा है। ठीक, अब इसके अलावा यहां पर ये कुछ चीजें दी हुई है, तो ये क्या होती है कि आप सेल्फ स्टडी के द्वारा चीजें इनको आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपके सामने तमाम सारे जितने भी लूप होल है ना वो तमाम सारी चीज़ें क्लियर होगी कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पर क्यों लिखी हुई है। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे क्यों यहाँ पर 99वां संविधान संशोधन लिखा हुआ है, क्यों यहाँ पर 15वां संविधान संशोधन लिखा हुआ है, तो इसका कोई रीज़न है। आप जब ये तमाम सारा बेयर एक्ट खुद से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो पाएगी कि किस प्रकार से आरपीएससी प्रश्न पूछ रही है। क्योंकि हम जो है बेसिक मटेरियल नहीं पढ़ रहे हैं, हम हमारे जो गैप है उनको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आरपीएससी वो तमाम सारे पेज से प्रश्न निकालती है जहां पर कि आपके गैप रह गया है आपके कोचिंग मटेरियल में। तो हमें सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है, एक बार बेयर एक्ट को जरूर पढ़ना है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है लिखा हुआ है, परंतु जब तक कि
पूर्वोक्त व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने के लिए सहमति नहीं देता था, यानी कि जो सेवानिवृत्त व्यक्ति है उसको तभी ही बिठाया जा सकता है जबकि वो खुद सहमति दे। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति तो जरूरी है ही सही, परंतु वो व्यक्ति खुद भी सहमति दे और तदर्थ न्यायाधीश में उस उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अनुमति दे, तब उसको जो है तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सेवानिवृत्त से में तो खुद उस व्यक्ति के द्वारा अनुमति ली जाएगी और तदर्थ में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति ली जाएगी। अब यहां पर हम देखते हैं अनुच्छेद 129 जो है वो अभिलेखीय न्यायालय से संबंधित है कि अभिलेखीय न्यायालय होना चाहिए। अब अभिलेखीय न्यायालय क्या है कि उच्चतम न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है ना वो तमाम सारे न्यायालयों के द्वारा मान्य होंगे और अगर कोई भी उसकी अवमानना करता है तो अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी जो है वो उच्चतम न्यायालय के पास में होगी। अगर कोई भी व्यक्ति या न्यायालय या कोई प्रशासनिक अधिकारी उस निर्णय की अवहेलना करता है तो वो अवमानना की दंड देने की शक्ति भी किसके पास में होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। वो आपके अनुच्छेद 129 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 130 में ये लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के स्थान जो है वो दिल्ली में अथवा किसी अन्य स्थान पर होंगे जो कि मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के द्वारा के अनुमोदन से समय समय पर नियत करेंगे। ठीक है, वैसे दिल्ली इसकी मुख्य पीठ होती है, परंतु अन्य जगहों पर भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मुख्य न्यायाधीश तय कर सकता है कि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की पीठ बैठेगी। ठीक, 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में है। ये तमाम सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में पढ़ ली है जब पीपीटी हमने पढ़ी थी, इसीलिए अभी शॉर्ट में देख लेते हैं कि आरंभिक अधिकारिता जो है भारत सरकार और दो राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद चल रहा है तो उसमें हो सकता है कौन कौन सा मामला नहीं होता है वो भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और उक्त अधिकारिता में कौन कौन से मामले नहीं होते वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, 131 का जो है उसको लोप कर दिया गया है क्योंकि पहले जब हम देखेंगे 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं तो वहां पर आपको चीजें समझ में आएगी। क्योंकि यहां पर जब आप देखोगे ना कि ये यहां पर लिखा हुआ है 2, तो 2 जब आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि संविधान द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसको अंत स्थापित किया गया। मतलब 42वां संविधान संशोधन में कुछ ऐसा हुआ था कि न्यायपालिका की शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश की गई थी और उसी लिए ये लिखा हुआ था कि केंद्रीय विधियों की संवैधानिकता के संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता जो है वो नहीं होगी। ठीक है, वो जो है इनकी न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकेगा, ऐसी बात 42वां संविधान संशोधन कह रहा है। परंतु 43वां संविधान संशोधन से जो है इसको क्या कर दिया गया था 1978 में, 13/4/1978 में जो है वो अधिनियम 1977 जो 44वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा क्या कर दिया गया था, इसका लोप कर दिया गया था। ठीक है, जब मोरारजी देसाई जी की सरकार आई थी तो फिर वो इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों को वापस ले लिया गया था खुद संसद के द्वारा 43वें संविधान संशोधन की। तो ये जब चीजें आप खुद पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि 42वें में अच्छा ये डाला गया था परंतु 43वें में हटा दिया गया था। जब वहां पर हमें 42वां और 44वां समझ में आता है परंतु 43वां भी मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा लाया गया था, क्योंकि संसद न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्तियां है उसको पुनः बहाल करने के लिए लाया गया था। अगला 132वां अनुच्छेद क्या कहता है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों में अपील जो है उच्चतम न्यायालय मतलब हाँ कुछ मामलों में जो है अपील की जा सकती है, उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। और वो कौन कौन से मामले होंगे, तो 134 के अधीन प्रमाणित होने चाहिए। ठीक है, कि इसमें कोई विधि का सारवान प्रश्न निहित है, अंतर्वलित है, मतलब किसी भी मामले में अगर विधि का सारवान प्रश्न निहित है, संविधान की पुनर्व्याख्या का प्रश्न निहित है, तो उसको जो है वो प्रमाणित करके उच्चतम न्यायालय के पास में भेजा जा सकता है, उच्चतम न्यायालय में उस मामले में अपील की जा सकती है। ऐसा 132 में लिखा हुआ है कि कुछ मामलों में ऐसी अपील की जा सकती है। अब यहां पर देख लो आप, जैसे कि जो है 3 कहां पर लिखा हुआ है, हाँ ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये 3 जो है वो 44वां संविधान संशोधन 1978 में लिखा हुआ है कि प्रमाणित कर दे शब्द जो है वो प्रतिस्थापित किया गया था। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें जब आप बैरक पढ़ेंगे तो ही आपको मिल पाएगी। ठीक, अब यहां पर 132 बता रहा है, 132 कौन से विषयों के बारे में बता रहा है कि हाँ ठीक है, तो 132 जो है वो संविधान की व्याख्या और सार्वजनिक महत्व के विषयों पर वाले मामलों के बारे में बता रहा है। संवैधानिक विषयों पर अपील की जा सकती है उस मामले में बता रहा है 132। 133 आपके सिविल मामलों में बताएगा, 134 आपके दंडिक मामलों में, आपराधिक मामलों में, जो क्रिमिनल केस होते हैं उन मामलों में बताएगा। तो 132 में ये क्या होगा, ये प्रमाण पत्र दे दे
ऐसा प्रमाण पत्र दे दिया गया है कि वहां कोई पक्षकार उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा पूर्वोक्त किसी प्रश्न पर विनिश्चय गलत किया गया है। तो मतलब कहने का मतलब है कि संविधान की व्याख्या का सार्वजनिक महत्व का अगर कोई प्रश्न है, या तो हाईकोर्ट उसको प्रमाणित कर दे कि हाँ यहाँ पर विधि का सारवान प्रश्न निहित है और सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करे। अगर हाईकोर्ट इसको प्रमाणित न भी करे तो भी कोई व्यक्ति जो है वो इस वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकता है और उसे कह सकता है कि इसमें विधि का सारवान प्रश्न या संविधान की पुनर्व्याख्या की का प्रश्न जो है यहाँ पर निहित है। ठीक है, 133 वाला जो है वो आपके सिविल मामलों से संबंधित है। सिविल विषयों में जो है आपके उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, परंतु कब? जब वही 134 में जब जो है ना हाई कोर्ट प्रमाणित कर दे कि आपको जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आप ले जा सकते हो। अगर हाई कोर्ट ऐसा प्रमाण कर दे तो उस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं कि विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न जो है वहां पर अंतर्निहित है, अंतर्वलित है। अंतर्वलित मतलब उसके अंदर लिपटा हुआ है, उसके अंदर जो है वलित है ना, उसके अंदर निहित है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय की राय में उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय को विनिश्चय करने की आवश्यकता है। ऐसा उच्च न्यायालय हाईकोर्ट खुद कह रहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर विधि का सारवान प्रश्न निहित है, क्योंकि इसमें संविधान की पुनर्व्याख्या का प्रश्न निहित है। तो ऐसे मामलों को भेजा जा सकता है कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। 133 के 1 में यह कहा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट प्रमाणित करे, परंतु 133(2) में क्या कहा हुआ है कि 132 की किसी बात के होते हुए भी खंड 1 में जो है ये यहां पर लिखा हुआ है कि पक्षकार जो है ऐसी अपील को आधार बना सकता है कि संविधान में निर्वचन के बारे में विधि का सारवान प्रश्न निहित है। कहने का मतलब है कि अगर कोई पक्षकार भी ये कह सकता है कि यहां पर विधि का सारवान प्रश्न निहित था परंतु हाईकोर्ट ने इसकी व्याख्या गलत की है, तो यहां पर लिखा हुआ ना सारवान प्रश्न विनिश्चय गलत किया गया है, तो भी उसकी अपील की जा सकती है। ठीक, 133(3) में भी इसी प्रकार से चीजें कही हुई है कि डिक्री आदेश के खिलाफ अपील जो है वो उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है, और संसद की विधि के अधीन रहते हुए। ठीक है, 134 में जो है वो डांडिंग मामले आ जाएंगे आपके। डांडिंग मामलों में भी उच्चतम न्यायालय में अपील जो है वो की जा सकती है। और अंतिम आदेश, दंडादेश व अपील जो है उच्चतम न्यायालय में होगी, वो किस प्रकार से होगी? तो यहां पर लिखा हुआ है, उस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त, हाँ, तो यहां पर क्या है कि डांडिंग मामलों में कब अपील की जा सकती है? जबकि व्यक्ति जो है वो दोष मुक्त था। पहले व्यक्ति दोष मुक्त था, परंतु उच्चतम न्यायालय ने अपील में, मतलब उच्चतम न्यायालय में कोई अपील हुई है, उससे पहले व्यक्ति जो है दोष मुक्त था, परंतु उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट ने उस निर्णय को क्या कर दिया? उलट दिया और उसको मृत्यु दंडादेश दे दिया। तो ऐसे मामले में अपील की जा सकती है जब कोई पहले अभियुक्त, मतलब है ना, बरी था, ठीक है, उसको दोष सिद्ध हुआ ही नहीं था, परंतु हाईकोर्ट ने अपने पास मामला मंगवाया और उसको मृत्यु दंड दे दिया, तो ऐसे मामले में अपील की जा सकती है। ऐसे डांडिंग मामलों में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। पहली बात। क्या कह रहा है कि मामला अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा था, परंतु हाईकोर्ट ने अपने पास मंगवाया विचारण के लिए, और विचारण के लिए मंगवाया, उसी दौरान जो है उसको दंडादेश दे दिया। मंगाया तो इसलिए कि हम विचार करेंगे इस पर, परंतु उसी दौरान विचारण के लिए अपने पास मंगवाया, परंतु उसको मृत्युदंड दे दिया। तो इस मामले में भी हाईकोर्ट के खिलाफ अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में डांडिंग मामलों में। ये 134 ख में लिखा हुआ है। 134 घ में ये लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय 134 के तहत वही अधीन प्रमाणित करे, मतलब हाईकोर्ट खुद प्रमाणित करे के तहत भी उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। जब उच्च न्यायालय खुद कहे कि इस मामले में तो है, हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है, तो जो है वो अपील की जा सकती है। ठीक, अब यहां पर जो है आप चीजें जब देखोगे तो ये नीचे तमाम सारी चीजें आपकी काम की चीजें हैं कि 44वां संविधान संशोधन कहां पे आ गया, यहाँ पे क्यों आ गया। तो आप जब चीजें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये 44वां संविधान संशोधन, फिर आपको इस तरीके से अलग अलग संविधान संशोधन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप खुद से पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा अच्छा 44वां ये था, 42वां ये, 43वां ये, 47वां कौन सा। ठीक है, तो तमाम सारी चीजें यहाँ पर उल्लेखित है। और जब वो प्रश्न बनाते हैं, आरपीएससी में प्रश्न बनाते हैं, तो वो भी इन्हीं को देख के बनाते हैं कि ये 44वां तो इतनी बार लिखा हुआ है, तो उसने इसको तो पढ़ा ही होगा कम से कम। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। एक 134 क में क्या कहा हुआ है? 134 क का कई बार जिक्र आया है। तो 134 क में ये लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय अपील के लिए प्रमाण पत्र कौन देता है? हाईकोर्ट देता है। तो यहां पर लिखा हुआ है 132
के खंड 1 में भी हमने यही पढ़ा था, 134 के में जो प्रमाण पत्र की बात है। 134(1) में जो भी निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश और दंडादेश पारित करता है, यथाशीघ्र जो है वो प्रमाण पत्र दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस बात का निर्धारण यहाँ पर किया जाएगा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए या नहीं की जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीजें लिखी हुई है। 135वां अनुच्छेद जो है हमारे सामने क्या कहता है कि विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता व शक्तियां उच्चतम न्यायालय में द्वारा प्रयोक्तव्य होना। अब ऐसे टिपिकल शब्द जब आ जाते हैं तो आपके क्या है कि एक तो बाइलिंगुअल रहेगा, जो आपके बैरेक्ट रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, तो आप इसका इंग्लिश वर्जन देख लेना। इसका मतलब यह होता है कि फेडरल न्यायालय में जो भी शक्तियां निहित थी वो सारी की सारी शक्तियां किसमें होगी, अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये कहता है आपके अनुच्छेद 135। ठीक है, कि इसकी अधिकारिता व शक्तियां उस विषय के संबंध में संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले विद्यमान विधि के अधीन रहते हुए अधिकारिता व शक्तियां फेडरल न्यायालय द्वारा प्रोक्तव्य थी। मतलब जो भी शक्तियां और अधिकारिता जो फेडरल न्यायालय के पास में थी वो तमाम सारी शक्तियां व अधिकारिता अब किसके पास में होगी, सुप्रीम कोर्ट के पास में होगी। ये कौन कह रहा है, 135 कह रहा है। 136 में अपील की विशेष इजाजत दी है, किसको दी है, आपकी अपील की विशेष इजाजत दी है आपके सुप्रीम कोर्ट को, कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय में चल रहे किसी भी मामले को अपने पास में मंगा सकता है, अपील की विशेष इजाजत दे सकता है। लिखा हुआ यहां पर, न्यायालय अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए किसी भी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश और आदेश। देखो ये शब्द बार बार आ रहे हैं, निर्णय क्या होता है, डिक्री क्या होता है, अवधारण क्या होता है, दंडादेश क्या होता है, आदेश क्या होता है, सब चीजें अलग अलग है, आपको इनको गूगल करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ठीक है, अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा। ठीक है, किसी भी निर्णय के खिलाफ जो है, मतलब किसी भी डिक्री, आदेश के खिलाफ जो है अपील करने की विशेष इजाजत दे सकेगा। कौन, सुप्रीम कोर्ट दे सकेगा। ठीक, ये किस में लिखा हुआ है, ये आपके अनुच्छेद 136 के 1 में लिखा हुआ है, 136 के 1 में लिखा हुआ है। 136(2) में अगर हम देखें तो एक खंड की किसी भी बात के होते हुए भी ये तमाम सारी चीजें जो है वो सशस्त्र बलों पर लागू नहीं होगी, सशस्त्र बलों से संबंधित न्यायालयों पर लागू नहीं होगी। यानी कि सशस्त्र बलों से संबंधित जो न्यायालय है, जो कोर्ट मार्शल जब किया जाता है, जो आपके सशस्त्र बलों से संबंधित कोर्ट होते हैं, तो उसके खिलाफ अपील आप यहाँ पर नहीं कर सकते। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी उनको विशेष इजाजत नहीं दे सकती कि हाँ आप हमारे यहाँ पर अपील करो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यायालय व अधिकरण द्वारा पारित किए गए किसी भी निर्णय पर यह आदेश जो है वह लागू नहीं होंगे। कौन सा, 136वां जो अनुच्छेद का पहला वाला भाग है वो 136(2) में यह कहा हुआ है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो सशस्त्र बल वाले मामले हैं उन पर लागू नहीं होगा। 137 को अगर हम देखना चाहें तो यहां पर लिखा हुआ है कि निर्णयों आदेशों को उच्चतम न्यायालय जो है वो पुनरावलोकित कर सकता है। अपने खुद के निर्णयों व आदेशों को सुप्रीम कोर्ट जो है वो पुनरावलोकित कर सकती है, पुनः देख सकती है, उसकी पुनर्व्याख्या कर सकती है। ऐसा यहां पर लिखा हुआ है कि किसी भी विधि 165 के अधीन जो नियम है उसके अधीन रहते हुए। ठीक है, संसद, अच्छा ये देखो बार बार शब्द आएगा, संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के अधीन रहते हुए। ठीक है, तो ये क्यों आता है, क्योंकि संसद के पास में कानून बनाने का अधिकार है। अब उसने कोई कानून बना दिया तो उसके अधीन रहते हुए ही तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और जो अधिकारिता, क्षेत्र, सीमा अधिकार जो है वो लागू होगा। तो इसीलिए ये शब्द बार बार आता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए। और 145 में भी कुछ नियम के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, 145 अनुच्छेद में कुछ नियम के बारे में बताएगा। तो उन नियमों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय जो है अपने निर्णयों और दिए गए आदेशों को पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी। ऐसा किस में लिखा हुआ है, 137 में लिखा हुआ है। अगेन यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन की बात की गई है, तो वो हमें पढ़ना चाहिए। ठीक, आगे अगर हम 138 को अगर देखना चाहें, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि, मतलब उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसमें वृद्धि कोई कर सकता है क्या, तो हाँ, यहां पर लिखा हुआ है कि संघ सूची के विषयों में, संघ सूची के विषयों में से किसी संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता व शक्तियां जो है वो संसद विधि द्वारा प्रदान कर सकेगी। ठीक है, संघ सूची में जो भी विषय है उससे संबंधित अतिरिक्त अधिकारिता संसद जो है वो विधि द्वारा बनाकर ऐसा कर सकेगी। कौन से मामलों में, संघ सूची से संबंधित मामलों में। ठीक, और अतिरिक्त अधिकारिता व शक्तियां होगी जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की विशेष करार द्वारा प्रदान की गई है। और भी जैसे कई बार मामलों में ऐसा होता है कि संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई समझौता हुआ, उसके आधार पर उच्चतम न्यायालय को कोई अतिरिक्त अधिकारिता दी गई है तो भी वो किया जा सकता है। ऐसा किसमें लिखा हुआ, 138
1 और 138 दो में लिखा हुआ है। 139 में क्या लिखा हुआ है? 139 में लिखा हुआ है कि कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, कुछ रिट निकालने की शक्तियां जो है वो उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जा सकता है। जैसे कि हमें पढ़ा हुआ है कि 32वें अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों में उल्लंघन पर रिट याचिका दायर की जा सकती है, किसके द्वारा? मतलब व्यक्ति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। परंतु सुप्रीम कोर्ट किन्हीं अन्य मामलों में भी रिट याचिका जारी कर सकता है, परंतु ऐसा कब वो करेगा? जबकि संसद उसे ऐसा करने की अनुमति दे विधि के द्वारा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 32 दो के खंड 2 के में वर्णित जो भी भिन्न मतलब एक अनुच्छेद 32 में के खंड 2 में जो भी वर्णित प्रयोजन है, ठीक है, जिस उद्देश्य से, कौन सा प्रयोजन है वहां पे? मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट याचिका दायर की जा सकती है। परंतु मूल अधिकारों के उल्लंघन से इतर मामलों में भी क्या रिट याचिका जारी कर सकती है, रिट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? तो हाँ, वो किस में कहा हुआ? वो 139 में कहा हुआ है कि प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए भी ऐसे निर्देश, आदेश और रिट जो है वो जारी किए जा सकते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष है ना, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रत्याहार और उत्प्रेषण, जिसके बारे में हमने डिटेल में पहले भी पढ़ लिया था। तो ये जारी कर सकेगी और ऐसी निकालने की शक्ति प्रदान की जा सकेगी किसके द्वारा? संसद द्वारा, विधि द्वारा। संसद की विधि द्वारा ऐसी शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदान की जा सकती है। ठीक, अब पढ़ते हैं हम 139 तो कुछ मामलों में अंतरण भी किया जा सकता है। अब ये ऐसे कौन से मामले हैं जिनके अंदर अंतरण किया जा सकता है? कि जब जो है कोई मामला की सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को ये पता लगता है कि ये मामले जो है वो मद्रास हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश दे सकता है कि इन तीनों ही कोर्ट से जो मामले इस संदर्भ में, जिस मामले में सुनवाई चल रही है, जैसे कि वन कटाई से संबंधित हो या फिर जो है आपके किसी वन्य जीव से संबंधित हो या फिर प्रदूषण से संबंधित हो, वायु प्रदूषण से संबंधित हो, तो वो तमाम सारे मामले उसी कोर्ट में मंगवाए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। या फिर ऐसा सुझाव दे सकता है जो आपके जो महान्यायवादी है वो कह सकता है कि सर इस तरीके के मामले यहाँ पर भी चल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसके कहने के बाद में फिर निर्देश दे सकता है कि ऐसे ऐसे मामले जहाँ पर भी चल रहे हैं वो तमाम सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट में आए। या फिर पिटिशनर के द्वारा भी क्या कहा जा सकता है, तो उसके बाद में भी जो है ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट अपने पास में अंतरित करवा सकता है, अपने पास में मंगवा सकता है और अंतिम निर्णय दे सकता है। अंतिम निर्णय देने के बाद में जिस हाईकोर्ट से वो मामला मंगवाया गया था उसी हाईकोर्ट को उस आदेश का जो इन्होंने निर्णय दिया है उस निर्णय के साथ में उसकी प्रतिलिपि वहां पर भेजी जाएगी, ताकि बॉम्बे हाईकोर्ट, ताकि मद्रास हाईकोर्ट, ताकि दिल्ली हाईकोर्ट अपने अनुसार उस निर्णय के अनुरूप जो है आगे की कार्रवाई कर सके। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक से अधिक जो सारतः समान प्रश्न अंतर्वलित है, एक से अधिक उच्चतम न्यायालयों में हो या उनके समक्ष लंबित हो या स्वप्रेरणा से न्यायालय ऐसा कर सकता है, या फिर महान्यायवादी और पक्षकार द्वारा आवेदन से यह समाधान हो जाए कि अंतर्वलित मामले जो है व्यापक विधि के सारवान प्रश्न वहां पर निहित था और वहां पर सुनवाई चल रही है, तो ऐसे मामलों को अपने पास में मंगा सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट, और उनको स्वयं निपटा सकता है। स्वयं निपटाने के बाद में क्या करेगा? प्रतिलिपि सहित उस उच्च न्यायालय जहां से यह मामला मंगवाया गया है उस उच्च न्यायालय को वापस लौटा सकेगा, ताकि जो उस न्यायालय जो है उसके अनुरूप जो है वो निर्णय और कार्रवाई कर सके। ठीक, यदि उच्चतम न्यायालय के न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा करता है तो समीचीनी समझता है तो ऐसा वो कर सकेगा, और इसके आगे की अन्य कार्रवाई जो है वो उच्च न्यायालय खुद अपने स्तर पर करेगा उस निर्णय को देखते हुए। ऐसा किसमें कहा हुआ है? ऐसा 139(1) और 139(2) में कहा हुआ है। हाँ, 139 क में कहा हुआ है। ठीक, अब हम देखते हैं 140 में क्या कहा हुआ है। अनुच्छेद 140 में जो उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियां है, अनुषंगिक मतलब जो उसमें अंतर्निहित है, जो उसमें निहित है, वो 140 में है कि जो भी संसद द्वारा विधि द्वारा प्रदान की जाए उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान कर सकता है, मतलब संसद विधि द्वारा ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान कर सकता है जिसके आधार पर वो संवैधानिक के उपबंधों से असंगत नहीं हो। ठीक है, क्योंकि वो न्याय करने का काम कर रही है, तो न्याय करने के लिए ही कुछ शक्तियां और प्रदान की जा सकती है, परंतु जो मूल शक्तियां है उससे असंगत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसकी अधिकारिता को और प्रभावी करे, मतलब उस न्याय को डिलीवर करने में, उस न्याय का निर्णय लेने में वो और ज्यादा प्रभावी साबित हो,
ऐसी अधिकारिता उसको प्रदान की जा सकती है, ऐसी अनुषंगिक शक्तियां उसको प्रदान की जा सकती है जो कि उसको योग्य बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होती हो। मतलब वो न्यायालय है तो न्यायालय को न्यायालय बनने के लिए जो शक्तियां चाहिए होती है वो शक्तियां संसद विधि द्वारा प्रदान कर सकेगी, और ये अनुषंगिक शक्तियां कहलाएगी क्योंकि ये संविधान में ऑलरेडी अंतर्निहित थी और संसद ने उसकी व्याख्या करके ये शक्तियां उच्चतम न्यायालय को सौंपी है, ताकि उच्चतम न्यायालय अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, न्याय को डिलीवर करने के लिए अच्छी तरीके से कार्य कर सके। अब यहाँ पर भी 42 और 44 संविधान संशोधन लिखा हुआ है, तो ये भी हमें देखना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 में लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों के लिए आबद्ध कर होगी। ऐसा किस में लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है 141 में कि उच्चतम न्यायालय ने जो भी निर्णय ले लिया ना, वो भारत राज्य क्षेत्र में जितने भी न्यायालय उन सबके लिए बाध्यकर होगी, जितने भी व्यक्ति है उन सबके लिए बाध्यकर होगी। ऐसा किस में लिखा हुआ है? 141 में लिखा हुआ। अब सीधा ये दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे, ठीक है? तो 141 में लिखा हुआ। 142 में क्या लिखा हुआ है? 142 में लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों के प्रवर्तन और प्रकटीकरण के आदि के बारे में आदेश जारी कर सकता है। और डिक्री जो है वो कैसी होगी? तो डिक्री पारित कर सकता है वो, और आदेश कर सकता है, ठीक है? पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो ऐसी डिक्री वो जो है वो पारित कर सकता है। यहाँ पर पूर्ण न्याय की बात होगी कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए, मतलब न्याय को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी डिक्री आदेश जो है वो जारी कर सकता है। और वो जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से प्रवर्तनीय होगी, वो पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसी विधि से प्रवर्तनीय होगी जो विधि या तो संसद द्वारा बनाई गई हो या राष्ट्रपति द्वारा ऐसा आदेश जारी किया गया हो। उस विधि के तहत रहते हुए वो पूर्ण न्याय करने के लिए आदेश या डिक्री जारी कर सकता है। ऐसा 142(1) में लिखा हुआ है। 142(2) में इसी पूर्ण न्याय की अवधारणा को और स्पष्ट किया हुआ है कि विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कौन सी विधि? संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय जो है वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है? हाजिर होने के लिए कह सकता है, वो उसके दस्तावेजों के प्रकटीकरण के लिए कह सकता है, उसके अवमानना की जांच कर सकता है, उसके अवमानना के लिए दंड दे सकता है, उसके अवमानना की अन्वेषण कर सकता है, दंड दे सकता है, और उसके आदेश करने पर समस्त और प्रत्येक शक्ति जो है वो उसमें निहित होगी। मतलब ये तमाम सारे कार्य करने की शक्तियां उसमें निहित होगी। इसी को हम कहते हैं पूर्ण न्याय। मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने पास में बुला सकता है, आदेश जारी कर सकता है, उसकी शपथ है उसकी जांच कर सकता है, उसको दंडित कर सकता है, ठीक है? न्याय को पूर्ण रूप से लागू कर सकता है कौन? उच्चतम न्यायालय। किस के तहत रहते हुए? विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ठीक। 143 जो है वो उच्चतम न्यायालय के परामर्श की बात करता है। राष्ट्रपति की जो शक्ति है कि वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, उस वाली बात के लिए, ठीक। अब यहां पर भी जो आप सही से मतलब है ना खुद से पढ़ेंगे तो ये तमाम सारी चीजें आपके सामने आएगी कि जब भी विधि और तथ्य का कोई प्रश्न उत्पन्न होता है उसकी संभावना, देखो विधि या प्रश्न तथ्य का कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है, अब एग्जामिनर ऐसी लैंग्वेज देगा या फिर उत्पन्न होने की संभावना है। अब आप देखोगे कि यार उत्पन्न होने की संभावना तो हमारे नोट्स में है ही नहीं, परंतु वो बैरेक्ट में तो लिखा हुआ है, तो वो तो देगा कि उत्पन्न हो गया है या उत्पन्न होने की संभावना है। तो फिर आप देखोगे कि नहीं यार ये तो असत्य है, उत्पन्न होने की संभावना पे थोड़ा ना राय लेते हैं, तो राय ले सकते हैं उत्पन्न होने की अगर संभावना भी है तो ऐसी चीजें आप जब डायरेक्ट पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आएगी। तो या तो उत्पन्न हो गया है या उत्पन्न होने की संभावना है। ऐसे व्यापक महत्व के जो प्रश्न है उस पर न्यायालय को निर्देश दे सकता है कौन? राष्ट्रपति दे सकता है कि जो है वो सुनवाई के पश्चात जो है जो भी वह ठीक समझे वो आपस में सुनवाई करे, ठीक है, खुली न्यायालय में सुनवाई करे, और जो भी वो ठीक समझता है वो राष्ट्रपति को अपनी राय जो है वो प्रतिवेदित कर सकेगा। देखो एक तो लिखा हुआ कर सकेगा, एक यहीं पर लिख दे वो करेगा, दोनों में अंतर हो जाता है। कर सकेगा यानी कि ये ऑप्शनल है, किसके लिए? सुप्रीम जो आपके जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उसके लिए ऑप्शनल है कि वो विधि व प्रश्न इन मामलों के अंदर जो है वो चाहे तो राय दे चाहे तो नहीं दे, कर सकेगा। जबकि ठीक नीचे आप देखोगे कि जब भी 131 यानी कि संविधान पूर्व समझौते वाले जो मामले होते हैं उनमें न्यायालय निर्देशित कर सकेगा, मतलब कौन? राष्ट्रपति निर्देशित कर सकेगा, और उच्चतम न्यायालय ऐसे पक्ष की सुनवाई के पश्चात अपनी राय प्रतिवेदन करेगा।
प्रतिवेदित करेगा, मतलब अब ऐसे मामलों में जो संविधान पूर्व समझौते वाले मामले हैं, जो कि 131 में आपने पढ़े होंगे, हमने नोट्स में भी लिखा हुआ है ये वाली चीज़। तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना प्रतिवेदन करेगा ही करेगा, मतलब उसके पास में उसके ऊपर बाध्यता है कि ऐसे मामलों में उसको राष्ट्रपति को राय देनी पड़ेगी। ये हो गया आपके 143वां जो अनुच्छेद है वो। 144 में क्या लिखा हुआ है? सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। तो जो भी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी जितने भी है देश में, वो उच्चतम न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे। किस में लिखा हुआ है? 144 में। 144 के पास में लिखा हुआ है 4। तो यहां पर आप देखोगे कि 4 जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है अंतस्थापित किया गया था। ठीक, 144 के क्या अंतस्थापित किया गया था, और उसको फिर 43वें संविधान संशोधन की धारा 5 के तहत लोप भी कर दिया गया था कि विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध। ठीक है, संवैधानिक वैधता के बारे में ये न्यायिक पुनरावलोकन वाला केस है, तो न्यायिक पुनरावलोकन को रोका गया था 42वें में और वापस स्टेब्लिश किया गया था 43वें में। ठीक, 144 का अपन को नहीं पढ़ना था, परंतु मैं आपको बताया कि किस तरीके से बेयर एक्ट आपको पढ़ना चाहिए। 145 को आप देखो कि न्यायालय के जो नियम है वो कौन निर्धारित करता है? तो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय खुद नियम अपने बनाता है। और किसके अनुमोदन से? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय पद्धति और प्रक्रिया के लिए विभिन्न नियम बना सकता है। संसद की विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय खुद अपने नियम, प्रक्रिया, कब अपील की जाएगी, किस तरीके से अपील की जाएगी, कितनी फीस होगी, कौन सी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, ये तमाम सारी चीज़ें जो है खुद कौन तय करता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इस 145 के में कौन कौन से नियमों की बात हो रही है? अब देखो, अब हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय में कौन कौन से विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के बारे में जो नियम होंगे वो यहां पर लिखे हुए होंगे। 145 ख में अगर हम देखें तो अपीलों को सुनने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में यहां पर लिखा हुआ होगा, और समय भी लिखा हुआ होगा। यहां पर जो है वो समय भी लिखा हुआ होगा, प्रक्रिया और समय भी लिखा हुआ होगा, और जिसके भीतर जो है न्यायालय में जो है अपील ग्रहण की जाएगी उसके नियम। ठीक है, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के किसी प्रवर्तन कराने के लिए कार्रवाइयों के बारे में नियम, जो नियम है भाग 3 अब हम देखेंगे, उसके तहत जो भी कार्रवाई की जानी है उसके नियम यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, अपीलों को ग्रहण किए जाने के लिए कौन से नियम होंगे वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक, पुनरावलोकन के लिए प्रक्रिया जो भी होगी, पुनरावलोकन के लिए आवेदन के लिए जो भी न्यायालय में अपील की जाएगी उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसका क्या समयावधि होगा, वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर कार्रवाइयों के लिए जो भी फीस लगती है, आनुषंगिक खर्चे लगती है, प्रभावित की जाने वाली फीस लगती है, उसका भी यहाँ पर वर्णन है। ये भी कौन तय करती है? संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत रहते हुए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन के साथ में उच्चतम न्यायालय। जमानत कब मंजूर की जाएगी उसके नियम, कार्रवाइयों को रोकने के नियम, अपील अगर कोई तुच्छ ढंग की और अनावश्यक अनर्गल मतलब है ना समय को खपाने वाली कोई अपील है तो उसको किस प्रकार से संक्षिप्त में ही अवधारण किया जाए उसके नियम। ठीक है, 117(1). अब ये जो जैसे ही ऐसा अनुच्छेद आया ना 117(1), तो फिर आपको बेयर एक्ट में पलट के देखना है कि 117(1) में कहाँ पर उल्लिखित है ऐसी बात के यहाँ पर जिक्र करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है आपका कहते हैं ना कि सब्जेक्ट के अंदर ही कोरिलेट करके उन्होंने प्रश्न पूछ लिया, तो वो यहाँ से आपकी चीज़ें हो पाएगी कि अच्छा इसका वर्णन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसलिए यहाँ पर उल्लेख किया हुआ है। तो ये तो आपको खुद को करना पड़ेगा, इसीलिए क्या है कि सारी चीज़ें क्लास में नहीं करवाई जा सकती, वो कुछ खुद को भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। 117(1) में निर्दिष्ट जांचों की प्रक्रियाओं के बारे में नियम यहाँ पर उल्लेखित है। ठीक है, न्यायाधीशों की जो न्यूनतम संख्या नियत कर सकेंगे और एकल पीठ और खंडपीठ में कितने न्यायाधीश होंगे, उनकी क्या शक्तियां होगी, वो भी नियम यही तय करेंगे। 100 जो अभी हम देख रहे हैं उसके अभी हम 145 देख रहे हैं। 145 क्या ये तो नियम वाली चीज़ हो गई। अब नियम के अलावा भी 145(2) में ये चीज़ कही हुई है कि न्यायाधीशों की कितनी न्यूनतम संख्याएं होगी, जो मतलब है ना एकल पीठ और खंडपीठ उसमें कितना होगा, तो वो तमाम सारी शक्तियाँ यहाँ पर वर्णित है। 145(3) में क्या लिखा हुआ है कि विधि का कोई सारवान प्रश्न जहाँ पर निहित होता है, विधि का सारवान प्रश्न निहित होता है, अभी 143 अपन ने पढ़ के आए हैं, वहां पर बैठने वाले जो न्यूनतम न्यायाधीश है उनकी संख्या 5 होगी, ये भी यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, 145 में यहां पर कुछ लिखा हुआ है कि 132 से भिन्न
इस अध्याय के अधीन अपील 5 या कम से न्यायाधीश से मिलकर बना हुआ हो, विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित हो, तो ऐसी राय के अनुरूप जो है उस अपील को निपटाया जाएगा। यह प्रत्येक निर्णय जो है वो खुले न्यायालय में सुनाए जाएंगे, अन्यथा नहीं। 143 वाले प्रतिवेदन भी खुले न्यायालय में ही दिया जाएंगे, अन्यथा नहीं। वो तमाम सारी सुनवाई जो है वो खुले न्यायालय में ही होगी। और न्यायाधीशों की जो बहुसंख्या है, ये 145(5) में लिखा हुआ है कि न्यायालयों की जो बहुसंख्या है कि सहमति से ही दी जाएगी, और जो सहमत नहीं है ना, कोई न्यायाधीश अगर सहमत नहीं है किसी निर्णय से तो वो अपनी असहमति भी व्यक्त कर सकेगा। ऐसा नहीं है कि जो निर्णय है वो अगर जो भी दे दिया गया है तो असहमति वाला न्यायाधीश अपनी असहमति व्यक्त नहीं कर सकता, वो भी अपनी असहमति जो है वो व्यक्त करेगा। 146 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता और सेवक और व्यय के बारे में बताया हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनकी नियुक्तियां, जो भी अधिकारी और सेवक है ना जो उच्चतम न्यायालय में काम करते हैं, उनकी नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश खुद करेगा, परंतु किसके तहत रहते हुए? राष्ट्रपति द्वारा। परंतु राष्ट्रपति नियम द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि पहले से जो व्यक्ति न्यायालय में संलग्न नहीं है या ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए जो है संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, संसद द्वारा भी विधि बनाई जाएगी और विधि के अधीन रहते हुए ही कोई नियुक्ति की जाएगी। ऐसी सेवा शर्तों तय की जाएगी जो कि मुख्य न्यायाधीश जो है इस प्रायोजन से नियम बनाने के लिए विहित हो, और वहां पर वेतन भत्ते और ये सब कुछ जो तय किया जाएगा वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से किया जाएगा। हालांकि करेगा कौन? वो मुख्य न्यायाधीश ही करेगा। ठीक है, प्रशासनिक व्यय के भी बारे में यही चीजें हैं कि जितने भी प्रशासनिक व्यय जिसमें आपके तमाम सारे वेतन भत्ते और पेंशन शामिल है, वो तमाम सारी चीजें आपके भारत की संचित निधि पर भारित होगी, ताकि उनकी जो है स्वतंत्रता है वो बरकरार रखी जा सके, ताकि उन पर वोटिंग जो है वो संसद ना कर सके, उनके हितों को बाधित ना कर सके, उसके कार्यकाल में कोई नकारात्मक बदलाव, कार्यकाल शुरू होने के बाद में उसके वेतन भत्तों में कोई नकारात्मक परिवर्तन ना कर सके। तो ये तमाम सारी जो धनराशियां होगी वो भारत के संचित निधि पर भारित होगी। 147 में यहां पर निवर्चन दिया हुआ है कि इस अध्याय में या भाग 6 के अध्याय 5 में इस संविधान के निवर्चन के बारे में विधि का कोई भी सारवान प्रश्न के प्रति निर्देशों का अर्थ लगाया जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 हो या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हो, किसी भी आदेश के निवर्चन के बारे में विधि का सारवान प्रश्न के प्रति निर्देश जो है वो यहीं से लिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ में अब होता है आपके सुप्रीम कोर्ट के तमाम सारे आर्टिकल बेयर एक्ट से फिनिश। हो सकता है इस क्लास में थोड़ा सा समय लग गया हो, परंतु एक विधि किस प्रकार से आपको सेल्फ स्टडी करनी है वो विधि आपको एक पकड़ में आई होगी कि ठीक है, हमने लक्ष्मीकांत पढ़ ली या किसी भी कोचिंग के कोई भी नोट्स पढ़ लिए या किसी भी कोचिंग का कोई भी क्लास देख ली, परंतु उसके बाद में हमको बेयर एक्ट जरूर पढ़ने हैं, ताकि आरपीएससी जिस लैंग्वेज को क्वेश्चंस में डाल रही है उस लैंग्वेज को हम पकड़ पाए एग्जाम से पहले। वरना जब एग्जाम में उस क्लिष्ट लैंग्वेज से आपका सामना होता है तो फिर प्रश्न जाते हैं आपके ऊपर। ठीक है, हालांकि कॉन्सेप्ट आपने समझे हुए होते हैं, परंतु वो फिर जब प्रश्न ऊपर से जा रहा है, हमारे गलत हो रहा है, तो फिर वो पढ़ने न पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं रह जाता। इसीलिए बेयर एक्ट को जो है किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, ये समय मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट इसीलिए किया है ताकि आपको बेयर एक्ट को पढ़ने का एक तरीका आपको मालूम हो सके। ठीक है, क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको क्लासें पसंद आती है तो आप उसको दूसरों को शेयर कर सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।